अपना जो करियर था यूथ कांग्रेस से शुरू किया। जो संगरिया की जनता है, इसका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। सिर्फ राज्य की बात नहीं है, अब देश की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है। क्या सचिन पायलट को अनशन पे भाजपा वालों ने बैठाया? हम कभी भी किसी नेता को ये नहीं कहते कांग्रेस के अंदर कि भी आप चुप रह जाओ, मुझे टिकट दे या ना दे, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी, अब मैं उसके साथ, मैं एक आम किसान परिवार का बेटा हूं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, आप किसी से चेक कर सकते हैं। आप लोगों का ध्यान मेरे पे अब पड़ना शुरू हो गया, हम तो दरिया तो सदियों से बिछा रहे हैं। क्या इस बार दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगरिया से टिकट देगी? और अभी आप वोट किसके, लोगों को लड़ा के वोट ले रहे हैं। जो 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश चलाने की बात कर सके। अरे ये तो राजकुमार है, उनको पप्पू बनाने की कोशिश करी गई। झूठ बोलने में स्मार्ट है, तो सच बोलने में नहीं। तो आपको जरूरत क्या पड़ी विपक्षी दलों की? ऐसे विपक्षी दलों की जिनकी कांग्रेस वालों से बिल्कुल बनती नहीं है, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। अगर विरोधी भ्रम पैदा कर सकते हैं तो कांग्रेस के नेता लोग उस भ्रम को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं? हम तो जी कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत, ऐसी कोई बातें हैं? जहाज पकड़ा, आज हम अमेरिका चले गए, आज हम बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए। 13 महीने तक कोई किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचे। कितनी दूर थी दिल्ली से, कितना दूर था किसान आंदोलन। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों का, हमारे घर के अंदर कोई बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता, उसको घर से निकाला नहीं जाता। ऊर्जा के साथ उसी कांग्रेस को, स्वर्णिम काल को वापस लाएंगे। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ट्वीट कर लेते हैं, एक वीडियो पोस्ट कर दिया, बस इतनी तक उनकी विपक्ष की भूमिका रही है कि हम कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को वापस रिपीट करने जा रहे हैं। सर, तो ये महंगाई राहत कैंप इस चुनावी साल में ही क्यों आया? सर, कितने खुश हैं आप या कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ के एमएलए के काम से? लेकिन आप जनता से पूछिए कि कितनी जनता संतुष्ट है। इस सड़क की हालत ऐसी दयनीय है सर, ये लगता ही नहीं कि हम किसी एमएलए के गांव में जा रहे हैं। काम कराने की किसी की मंशा भी होनी चाहिए। विधायक कोटे से सड़क नहीं बन सकती, क्या किसी और कोटे से नहीं सड़क बन सकती? नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये हैं संगरिया विधानसभा से डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू बोलावाड़ी। तो अपनी खास पेशकश में हम मुलाकात करेंगे विजेंद्र सिंह सिद्धू से, और कांग्रेस की बात भी करेंगे, संगरिया की बात भी करेंगे, और इनके मन की बात भी करेंगे। जी हाँ, इनके मन की बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संगरिया विधानसभा को लेकर के इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कैसी चल रही है तैयारियां, पहले ही बताइए आप। सबसे पहले तो पूरी टीम को संगरिया पधारने पर धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराना। मैं बार बार अपने, जब भी मैं बात करता हूं तो इस बात को मैं दोहराता हूं कि हमारा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, चाहे हमारे प्रभारी साहब हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस की हर सीट को जिताना, पूरी की 200 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को जिताना और कांग्रेस की सरकार को वापस लाना। तो इसी मजबूती के साथ में लोकतंत्र के अंदर सबको हक है कि वो अपनी मजबूती से जो दावेदारी पेश करेगा। तो मैं भी एक दावेदार के रूप में संगरिया विधानसभा के अंदर तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था कि कांग्रेस राज्य सरकार के रिपीट कराना। मुख्य उद्देश्य कांग्रेस सरकार को रिपीट करना। सर, राजनीति की बातें भी करते रहेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप अभी नया चेहरा हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि आप पहली बार चुनावी समर में उतर रहे हैं। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं यहाँ पे एक मध्यम किसान वर्ग का, इसमें मेरा जन्म हुआ था बोड़ावाली गांव में, संगरिया जो विधानसभा क्षेत्र का है। मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है, तो 12th तक की जो मेडिकल के अंदर जो पढ़ाई थी, वो मैंने संगरिया से ही की हुई है। और उसके बाद जो मेरा जो कॉलेज वाली एजुकेशन है, जो मैंने बीएचएमएस किया हुआ है, बैचलर डिग्री जो होम्योपैथी के अंदर जो मैंने की है, वो मैंने जयपुर कोटेटा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की थी। उसके उपरांत मैं जो एक टिस एक इंस्टीट्यूट है मुंबई से, उससे जुड़कर और सोशल साइट के अंदर आ गया था। तो तब मैंने अपना जो करियर था यूथ कांग्रेस से शुरू किया था। अच्छा। यूथ कांग्रेस के मैं रिसर्च टीम में और मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में राजस्थान देखा था। और जो रिसर्च विंग है उसके कब आ गए थे आप यूथ टीम में, कब आ गए थे आप कांग्रेस? मैं 2010 के बाद से लगातार यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा था। लगभग तो 10-12 साल से। हाँ, 12 साल से मैं पार्टी के साथ पार्टी के साथ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में और
एक यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में भी मैंने लगातार कार्य किया है। उसके साथ में मैं एज ए कंसल्टेंट यूनाइटेड नेशंस जो यूनिसेफ एक संस्था है उसके साथ पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी कार्य किया था। और उसके बाद इस बार जब कांग्रेस की जो सरकार आई तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बाल आयोग के अंदर एज ए बाल आयोग सदस्य के रूप में मुझे 3 साल का उसमें एक संवैधानिक पोस्ट है उसके ऊपर नियुक्त किया, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी पूरी टीम ने मिलके बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य किया। अच्छा, यानी कि मतलब अभी खुल के राजनीति में आप अभी आए हैं, लेकिन बैक जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं आप इन्वॉल्व थे कांग्रेस के साथ पिछले 10-12 साल से। हाँ, बिल्कुल, तो मैं पार्टी हाँ, की सेवा बिल्कुल कर रहा था इससे। सर संगरिया विधानसभा को देखा जाए पिछले हुँ। 2 विधानसभा चुनाव से, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो संगरिया की जनता है, इसका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब सरकार बनती है आपकी, तब भी आप लोग हार जाते हैं, तो इस बार तो वैसे ही सत्ता परिवर्तन की रिवायत है, तो क्या सोच के इसी साल आपने कदम रखा कि विधानसभा चुनाव में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, ये संगरिया की जनता इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की जो सरकार है और इस सीट को जो हम 10 साल का जो वनवास संगरिया की जनता झेल रही है उसको खत्म करने के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, आम जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में भी लाना है और संगरिया से भी कांग्रेस की सीट को जिताना है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि भी जनता बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, आपने अभी महंगाई राहत कैंप देखे होंगे तो जनता जी नहीं, भर-भर के सर जनता ज सरकार को आशीर्वाद दे सर रही है। महँगाई राहत कैंप की भी हम बात करेंगे। आपने कहा कि कार्यकर्ता तैयार बैठा है, आप भी तैयार बैठे हैं। वाक़ई में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन आप जैसे मेहनती कर्ताओं की मेहनत को तब नुकसान पहुँचता है जब ऊपर की जो लीडरशिप है आपकी, वो आपस में झगड़ा करती है, गुटबाज़ी होती है। तो इस गुटबाज़ी का असर आम जनता के अंदर दिखता है। तो ये तो आप मानोगे ना कि भई ऊपर लेवल की गुटबाज़ी है, इसी के कारण यहाँ पर जनता विश्वास नहीं जता पा रही है आप लोगों के अंदर। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर अब किसी प्रकार की कोई गुटबाज़ी नहीं रही है। जो गुटबाज़ी है आप देख लीजिए जो भाजपा के लोगों के द्वारा ये प्रायोजित तरीके से, क्योंकि उनको कोई मुद्दा तो मिला नहीं। अब मुद्दा मिला नहीं तो उनको क्या दिखा रहे थे बार-बार कि कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। अब उनको अपनी खुद की लड़ाई तो नज़र आ नहीं रही। कांग्रेस के अंदर जब जिस दिन राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि पार्टी के हमारे सभी नेता हमारे एसेट हैं, आपने देखा होगा अब आदरणीय जो आप बात कर रहे हो सचिन जी पायलट की, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सब एक मंच पे अंदर है और सबका लक्ष्य है। आप कोई भी स्टेटमेंट उनका उठा रहे, सबका लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराना। क्योंकि अब सिर्फ राज्य की बात नहीं है, अब देश की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है, सब मिलके इंडिया को जिताने की बात हो रही है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य देश बचाने का है, देश के अंदर जो हालत हो रखे हैं, तो सब ने अपने व्यक्तिगत रूप से हित त्याग दिए हैं। क्योंकि जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, आप देखिएगा राहुल गांधी, उन्होंने जब त्याग को अपनाया है तो सब नेताओं के अंदर वो त्याग की, प्रेम की, मोहब्बत की भावना, भाईचारे की भावना है। तो कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की, किसी भी स्तर पे कोई गुटबाजी नहीं है और ये जो बात उड़ाते हैं भाजपा वाले, उनको अपना घर देखना चाहिए। सर, आप भाजपा वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके घर की लड़ाई का दोष आप भाजपा वालों पे लगा रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट को अनशन पे भाजपा वालों ने बैठाया? क्या सचिन पायलट को भाजपा वालों ने कहा कि भई कि आप सरकार के खिलाफ आप पदयात्रा निकालिए? तो ये मतलब ये कोई बात पचती नहीं है सर ये कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र है जी। हम कभी भी किसी नेता को ये नहीं कहते कांग्रेस के अंदर कि भी आप चुप रह जाओ, कहीं भी गलत होता है। ये पारिवारिक लोकतंत्र है कि आपको यदि कुछ गलत नज़र आता है तो अब आप आवाज़ उठाओ, तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। किसी को बाँध के नहीं रखा जाता कि आप विधानसभा के अंदर यदि आप किसी पार्टी के विधायक हो तो आप यही प्रश्न पूछोगे। ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये कांग्रेस के अंदर ही है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया और उसके बाद 70 साल के अंदर इस लोकतंत्र को स्थापित किया। तो पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र है, कहीं किसी का विरोध भाव नहीं है। आप देख लीजिए, सचिन पायलट जी के आप स्टेटमेंट देख लीजिए, हम साथ हैं, मिलकर लड़ रहे हैं और उनकी यदि कोई थी बात तो सारी उनकी मांग भी पूरी की गई है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। सर आप मानते हैं कि झगड़ा नहीं है, आप कह रहे हो कि भई ये आंतरिक लोक ये कैसा लोकतंत्र है कि सड़क पे खड़े होकर के अपने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ सरेआम बोलना,
ठीक है, इसको चलो आप लोकतंत्र मानते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं जनता के अंदर इसका एक गलत मैसेज आता है कि जब घर के लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई तो है सर, आप माने चाहे ना माने। फिर से हम आते हैं संगरिया विधानसभा पे। संगरिया विधानसभा के अंदर इस अगर बात की जाए, तो यहाँ पर लोग अपनी मेहनत के बल पर नहीं, अपने आकाओं के बल पर यहाँ पर दावे कर रहे हैं अपने टिकट के लिए। कोई चौधरी साहब, हरीश चौधरी जी के गुट का बताया जाता है, कोई पायलट जी का गुट का बताया जाता है, कोई डूडी साहब के गुट का बताया जाता है, रंधावा साहब, आपके ऊपर भी इल्जाम लगते हैं कि आप रंधावा साहब के गुट से हैं। तो अपने दम पर यहाँ पर कौन सा नेता है? अगर आपकी बात कर दी जाए तो और नेताओं की बात, तो यहाँ पर सब आकाओं के भरोसे जी रहे हैं यहाँ पर तो कांग्रेस के नेता। देखिए, जब आपने लास्ट हमारी जो पीसीसी की मीटिंग हुई थी, तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया था, जो कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण होगा, वो मेरिट के आधार पर होगा। और कहीं भी हर व्यक्ति का किसी से संबंध होता है, और लेकिन पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी टिकट है, वो आला कमान के द्वारा तय किए जाते हैं, किसी भी आका के द्वारा तय नहीं किए जाते। शीर्ष नेतृत्व इसका तय करता है और उसका आधार मेरिट है। और ये अशोक गहलोत जी, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे खड़गे साहब, हमारे प्रभारी महोदय, सबने यही बात कही है। कहीं पे कोई बात नहीं है इस प्रकार की। ये जो अफवाहें चलाई जाती हैं, तो ये सिर्फ और एक अफवाह के रूप में है। और सब मिलकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ, पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी, मैं उसके साथ, और जितने भी लोग हैं, हम तन मन धन से उस कैंडिडेट को, जिसको पार्टी टिकट देगी, उसको जिताने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार को राज्य के अंदर रिपीट करना। कोई क्या व्यक्ति क्या सोचता है, वो उसका व्यक्तिगत बात हो सकती है। मेरी ऐसी बिल्कुल सोच नहीं है। मेरी सोच है सबको साथ लेकर, सबको एक मंच पर लेकर, और एक साथ पार्टी की विचारधारा को और पार्टी की सीट को और पूरे प्रदेश के अंदर जिताना कांग्रेस को। सर, आपने एक अपना बड़ा मन रखते हुए, बड़ा दिल रखते हुए बहुत बड़ी बात कही कि अगर मुझे टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगी। सर, एक बार फिर से मैं वहीं पर घूम के आ रहा हूँ, जो मैंने कार्यकर्ताओं की बात करी कि मेहनती है कार्यकर्ता आपका, लेकिन कई लोग आपस में गुटबाजी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जो आपका आला कमान है ना सर, आपका आला कमान की यही तो कमी है कि वो चीज़ों को सही समय पे नहीं सुलझा पाते, वो चीज़ों को सुलझाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर आप कंपैरिज़न करें भाजपा के खिलाफ, तो भाजपा मतलब बहुत जल्दी कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी को पनिशमेंट देने की हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो कांग्रेस का आला-कमान है, बहुत टाइम लगा देता है, जब तक कि वो चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं। ये आपको माननी पड़ेंगे सर। हम ग्राउंड में घूमते हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत को अगर कोई बट्टा लगाने का काम कर रहा है, तो वो आपकी लीडरशिप है सर, जो आपका हायर कमांड है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दोषी है इस बात को लेकर के कि जो ग्राउंड का कार्यकर्ता है, उसकी मेहनत को आज बट्टा लग रहा है सर। इसको आप मानना पड़ेगा सर आपको। मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो भ्रम है ना, बड़े स्मार्ट तरीके से जो विरोधियों द्वारा फैलाया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। हमारा नेता 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल आम कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, आज तक कोई चला इतिहास के अंदर, हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है। ये एक भ्रम, आप 138 साल पुरानी पार्टी के बारे में इस तरीके से, क्योंकि अब क्या होता है ना, बीजेपी ने एक तरीका अपना लिया सत्ता को कि झूठ को बार बार बोलो, यार कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको पता है, वो एक, मैं कमिट नहीं करना चाहता कि किसी, लेकिन एक ऐसे संघर्षशील, कर्नाटक से, दलित परिवार से उठ के, एक मजदूर नेता से उठ के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। तो वो अपनी मेहनत और एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये कांग्रेस ही कर सकती है। एक आम जन को, मैं एक आम किसान परिवार का बेटा हूं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, आप किसी से चेक कर सकते हैं। मेरे को पार्टी ने यदि सक्रियता से ला रही है, तो यदि मेरा कोई, कहाँ कोई किसी का, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, दूर दूर तक रिश्तेदार मेरा राजनीति के अंदर नहीं है। आप कहते हो कि भी कल आ गया, आप लोगों को ध्यान मेरे पे अब पड़ना शुरू हो गया। हम तो दरिया तो सदियों से बिछा रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता पे आपकी नजर नहीं जाती तो ना। क्या इस बार दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को कांग्रेस संगरिया से टिकट देगी? अगर नहीं देती है, तो इसका हम ये मतलब मान लें कि आज भी कांग्रेस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने तक सीमित करना चाहती है। हर कोई कांग्रेस जिसको भी टिकट की, यदि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, तो उसकी मंशा आप देखिए,
हमारी मंशा यहाँ कांग्रेस की सीट को जिसको भी देना चाहे, चाहे जो ऑलरेडी लड़ रहे हैं उनको देना चाहे स्वागत है, नए को देना चाहे स्वागत है, किसी दरी बिछाने वाले को देना चाहे तो भी स्वागत है। हमारा उद्देश्य है, देखो कांग्रेस हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा की लड़ाई है और एक ऐसी सत्ता से लड़ाई है जो झूठ के सहारे सत्ता में आई है। झूठ के सहारे सत्ता में आई है। 2013 के अंदर जो ये विकास का मॉडल, महंगाई, भ्रष्टाचार, आपने यदि 8 साल 9 साल काम किया तो क्यों हिंदू मुसलमान करते हो? मांगो ना विकास के नाम पे मॉडल। वोट मांग क्यों नहीं रहे आप विकास? ऐसी कौन सी आपने कार्य योजना है सिवाय जो आपस धार्मिक जातवाद और इस तरीके का वैमनस्य समाज के अंदर है, उसके आधार पर आप वोट क्यों मांग रहे हो? आप 9 साल आपको दिए, पूर्ण बहुमत के साथ दिए, ऐसा नहीं है। जो यूपीए के पास तो पूर्ण बहुमत नहीं था 1-2 के पास में, यहाँ तो भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, 372 से ज्यादा सीटें थी। तब आपने क्या किया? और अभी आप वोट किसके? लोगों को लड़ा के वोट ले रहे हैं। आपको बताओ आपने कौन से मॉडल, जो 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश चलाने की बात कर सके, अपने नोट वापस लेने के? तो चीजें बातों से, क्योंकि इन्होंने एक, जो मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत स्मार्ट लोग हैं। इन्होंने कहा कि एक झूठ को 10 बार बोलोगे तो ऐसा लग जाता है यार 70-80% तो सच होगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो ये चीज को, एक भ्रम जो इन्होंने पैदा किया है उसको खत्म करना, और ये भ्रम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खत्म कर दिया है। जब से जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों को ये भ्रम उनके बारे में फैलाया जा रहा था, अरे ये तो राजकुमार है, उनको पप्पू बनाने की कोशिश करी गई। अपने शब्दों को कह दो तो बहुत कोशिश की गई। अब लोग उनसे जुड़ने लगे। इतना इंटेलेक्चुअल बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतना मेहनती जो आम लोगों के बीच में पढ़ रहा है, तो उसको आपने क्या कोशिश ही नहीं करी, अब सब उनके खिलाफ हो गया। अच्छा सर, आपने चलो चाहे अनचाहे तरीके से मान तो लिया कि जो भाजपा वाले हैं वो स्मार्ट हैं ये तो मान लिया आपने अपनी बात में। झूठ बोलने में स्मार्ट हैं, तो सच बोलने में नहीं। स्मार्ट झूठ बोलने के लिए ही स्मार्टनेस ये होती है। सच बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा सा उसके जुबान थोड़ी कड़वी हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो ज्यादा लीपापोती ना करे, पर सच सच रहता है। झूठ जो होता है ना, तो ये झूठ बोलने में स्मार्ट है, तो स्मार्ट नहीं है, झूठ बोलने में स्मार्ट। ठीक है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत लंबी पूरे भारत को पैदल यात्रा करी, पूरे भारत को जोड़ने का काम किया, और राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व तो निखर के सामने आपने कहा ये कि अब वो लोग मानने लगे हैं राहुल गांधी के बारे में। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इतने सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब मोदी जी को सब लोग, पूरा देश, राहुल जी को जब पूरा देश मान चुका है कि राहुल जी अब मोदी जी के खिलाफ बिल्कुल सशक्त रूप से खड़े होना, तो आपको जरूरत क्या पड़ी विपक्षी दलों को? ऐसे विपक्षी दलों की जिनकी कांग्रेस वालों से बिल्कुल बनती नहीं है, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, फिर भी आप लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए, तो ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, जो समान विचारधारा के लोग हैं ना, चाहे वो समाजवाद है। किसकी समान विचारधारा? केजरीवाल की समान विचारधारा, मायावती की, सॉरी ममता बनर्जी की, या समाज किस, कहाँ इनकी विचारधारा तो आपस में मिलती नहीं है। ये तो एक दूसरे को चले, एनडीए के अंदर कितने दल हैं? 38। एनडीए के अंदर 38 दल हैं। और इंडिया के अंदर कितने दल हैं? इंडिया जो भी बनी है, जो कल हुआ है, परसों। हाँ, कितने दल हैं? 26 है। तो फिर इतनी मोदी जी की आप लोकप्रियता है, ये देखिए, तो आप 38 दलों को, आज का जो युवा नेता हो गया ना, ये वाकई में बहुत समझदार और बहुत स्मार्ट हो गया। देखिए, मैं इनका इंटरव्यू लेने आया था। नहीं, आप बताइए ना, आप ये भ्रम पैदा कर देते हो आप लोग ना, कि भी ये वजह 38 दल आपको, अगर वहां पे एकता नहीं नजर आ रही आपको। बात है ना सर कि अगर विरोधी भ्रम पैदा कर सकते हैं तो कांग्रेस के नेता लोग उस भ्रम को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कांग्रेस उस तो तोड़ भी रही है। देखो सच्चाई देखो, अंधेरा क्या होता है? अंधेरा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की कमी होता है, और कुछ नहीं। आप लाइट जगा दो और वो मोहब्बत की दुकान, वो अंधेरा, भाईचारा, विविधता में एकता वाला देश, वो लाइट कांग्रेस ने और हमारे जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं उन्होंने जगा दी है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 2024 के अंदर जो ये नफरत का अंधेरा जो फैलाया है ना, उसको हम एकता के प्रकाश से प्रज्वलित कर देंगे पूरे देश के अंदर वापस से। हमारे विविधता में एकता वाला देश जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो शाइनिंग करेगा। इंडिया शाइनिंग करेगा। और इंडिया शाइनिंग का नारा, अगर आपको याद होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार रिपीट करने के लिए ये दिया था। जब उनकी सरकार शायद 13 दिन में गिर गई थी, तो उन्होंने दोबारा एक नारा दिया था कि इंडिया शाइनिंग, लेकिन वो इंडिया शाइनिंग वाला नारा नहीं चलता, अब एक इंडिया और बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप वाजपेयी जी की बात करते हो ना, तो मेरा ये मानना है कि उनकी विचारधारा भी बात करनी चाहिए। वाजपेयी जी ने कभी भी
जब भी बात की थी ना, आप उनके भाषण सुनो। मैं तो कहूंगा वाजपेयी जी के जो उन्होंने कहा था उस पे भी चल रहे हैं जो आज के सत्ता के जो पक्ष के लोग हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों की सरकार चली जा रही है, जो अडानी और अंबानी जो चला रहे हैं उसी प्रकार से चला जा रहा है जो पूरा देश। यदि वाजपेयी जी की विचारधारा पे रहते तब भी कुछ अच्छी बातें देश के लिए सोच सकते थे, लेकिन अब क्या है कि हम तो जी कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत, ऐसी कोई बातें हैं? आप जब तक विपक्ष आपका नहीं रहेगा, आप किसी की बात सुनने नहीं चाहते। आपने अपने टूल सारे ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या टूल्स का आप यूज कर रहे हो। कहां भी जो लोग तंत्र जनता चुन के भेजती है, सरकार बनाती है, और आप लोग जो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप मीडिया नहीं, नहीं, मतलब ठीक है, हाँ, मैं समझ गया, हाँ, आप लोग जो मतलब विपक्षी हाँ लोग। हाँ हाँ विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जी, भाजपा की बात कर रहे हाँ, हैं। तो आप थोड़ा सा वो नहीं, नहीं, मुझे कोई बात नहीं। आप जिस तरीके से उनका पैरवी करे तो नहीं, इसलिए मेरे पैरवी से नहीं, निकल गया। कोई बात नहीं। तो हम जो जनता की पैरवी करते हैं जी, एक बार बता दो ना दर्शकों को, किसी की पैरवी तो नहीं जो करते। आप बात कर रहे थे, तो इस तरीके से जो ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान किया जा रहा है, तो देश के लिए खतरनाक है। अब वाकई में हमें नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को सोचना होगा कि जिस देश को हमने, लोकतंत्र को हमने स्थापित किया है, इतने लोग शहीद होके देश को आजाद करवाया है, कहीं ऐसा आप खुद देख लीजिए। अब आज ताजा घटना है मणिपुर के अंदर, क्या उस वीडियो को देख के आपके बिल्कुल, रोंगटे जी, नहीं खड़े हो जाते? बहुत बहुत ही मतलब मतलब आप सोचिए कि एक महिला के साथ दर्दनाक हम घटना। बात बात जी, कहाँ बात कर रहे हैं, मतलब हुँ, यदि आपके उस वीडियो को देख के आपकी आंखों में आंसू नहीं जी। आते तो आप पत्थर हो, मतलब हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसी मतलब ऐसी जो घटना पूरे देशवासियों का सर झुकाने का काम करती है तो जी, आप है ना? आप पिछले वीडियो कितने दिन पुराना है आपको पता है? वो जी, लगभग 2 या 3 महीने पुराना हाँ, वीडियो, बिल्कुल, अब हाँ। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो होने के बावजूद अज्ञात के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो। नहीं, नहीं, ये तो आपके है जी। पास ये ऐसे मुद्दों को लेके यदि आप संवेदनशील नहीं हो, हमारे भारत के, मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ पे है जी? अब जहाज पकड़ा, आज हम अमेरिका चले गए, आज हम बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए। हमारा ध्यान तो पूरा इन चीजों के ऊपर है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए आज तक मणिपुर के अंदर? आपको बिल्कुल। अमेरिका ज्यादा नजदीक लगता है, मणिपुर दूर लग रहा है। तो ये बातें, नहीं, ये बहुत ही ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संवेदनशील बातें हैं, जी हाँ, मतलब और हम हर अपने युवा को सोचनी जी, चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस घटना की जितनी भी घोर निंदा हो सकती है, उतनी घोर निंदा करते हैं, और इस घटना ने पूरे देश का सिर शर्म से झुकाने का काम किया है। भारत ऐसा नहीं था, ना भारत ऐसा अपने आप को देखना चाहता है। तो ये बहुत दयनीय घटना है। सर, आपने युवाओं की बात करी। देखिए, कांग्रेस के अंदर यही तो एक दिक्कत है कि कांग्रेस में जो युवा हैं, एक्चुअल में कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो बहुत जोशीले हैं। दिक्कत ये है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता सर। ये आप मानो चाहे ना मानो, आप पूरे हिंदुस्तान की अगर उठा के देख लो, तो कितने प्रतिशत युवा हैं जो जो जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब तक उनका टिकट की बारी आती है, तब तक तो वो 60-70 साल से ऊपर हो लेते हैं। तो ये दिक्कत है सर, कहीं न कहीं आपको देखो, देखिए संगठन के अंदर मैं आपकी आपको पार्टी को बताऊं, उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, हुँ, उसके बाद में ये घोषणा की गई थी। आप अभी चाहे पीसीसी राजस्थान की बनी है, आप उसका एज ग्रुप निकाल के देख लीजिए कि 50 से कम आयु वर्ग के कितने सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष तक बनाए हैं पार्टी ने। तो पार्टी युवाओं को साथ लेके चल रही है, चाहे वो यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सबके माध्यम से, और नहीं सर आम ठीक युवाओं को देखो मौका मिल रहा है। देखिए इसके सर अंदर आप जो राहुल गांधी जी की बिना भेदभाव के जो हुँ, विचारधारा है, उस चीज को अब ग्राउंड के अंदर सर उतर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यदि हाँ, मैं एक बात कहूं, जो आप बात कह रहे हैं, आप शायद कह नहीं पा रहे, मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस के अंदर जो कमियां रही थी, मैं एक बात, बहुत कांग्रेसी हूं, विचारधारा से जुड़ा हूं, लेकिन एक बात कर, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर यदि कोई कमियां थी तो जनता ने 2013 के अंदर वो अपना मैंडेट देकर उस चीज को बदलाव कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सीखी और अपना जो चीजें थी उसके अंदर सुधार किया, जो कमियों को दूर किया था। कई बार हम सत्ता के अंदर होते हैं तो कई बार कुछ चीजें गलतियां, ये हमारे राहुल गांधी जी ने भी एक इंटरव्यू के अंदर ये बात को माना था कि भी हमें कमजोरियां थी, तभी जनता ने शायद, जी। हो सकता है कि हमें उस मैंडेट में, लेकिन अब वो सारी चीजों का सुधार होकर और कांग्रेस एक जो नई युवाओं की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। और
जिस घमंड के अंदर भाजपा ने जिस तरीके से मैं कहूंगा भाई बार बार कि जिस मैंडेट के आस के साथ जो मैंडेट दिया था महंगाई को कम करने का, एक भी वादे पर, एक मैं कहता हूं सिंगल वादे के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा वादा मेरे को आज भी ध्यान है, वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का, मेरी पहली कैबिनेट के अंदर हम किसानों की कर्ज माफी का बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने, आप YouTube के अंदर आपका जी बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो वादे वीडियो हैं है जी, बिल्कुल बहुत सारे वादे कि हैं। पहला मेरा हाँ। शायद उन्होंने ग्रीन पेन से पहला सिग्नेचर ये होगा। कर्ज माफी तो दूर, लोगों ने अपने MSP के लिए जब ये किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक कोई किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचे। कितनी दूर थी दिल्ली से, कितना दूर था किसान आंदोलन, 800 से ज्यादा लोग वहां शहीद हो गए। यूपी के अंदर जब एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, आज तक वो मंत्री उसी पद के ऊपर गृह मंत्री के रूप में, राज्य गृह मंत्री के रूप में पदस्थापित है, और बेटा तो जमानत लेके सरेआम वो अभी भी धमकियां दे रहे हैं लोगों को। तो क्या ये नजर नहीं आ रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को? तो किसान अब नजर नहीं आ रहे, एक भी वादे के ऊपर ये खरे नहीं उतरे। लेकिन दूसरी बात, राहुल गांधी हर वक्त, उस वक्त भी पूरी कांग्रेस किसानों के साथ थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आप देखिए, अभी एक चैनल के अंदर किसी ने इंटरव्यू किया था, एक पत्रकार ने, बड़े संवेदनशील, राहुल गांधी को क्या लालच नहीं देने की, बड़े बड़े बिल्डर्स ने, बड़े बड़े ये उद्योगपति ने, कि आप हमारे खिलाफ मत बोलो। उन्होंने सच्चाई का रास्ता, गांधी का रास्ता, जो गांधी का सच्चा रास्ता था ना, उसको अपनाया, उनका किसी का साथ नहीं दिया। भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया, आप भट्टा परसोल और आप सारी वो जानते हैं आप, तो वो चीज आज नजर आती है कि आज किसानों के लिए वो हमेशा साथ करे। उनका भुगतना तो इसीलिए तो पड़ा, इसीलिए तो सारे ये मीडिया और ये जितने बड़े उद्योगपति थे उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो किसानों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि किसानों की जमीन को उन्होंने छीनने नहीं दिया। तो यही तो है। देखिए, ये आपने बात करी है कांग्रेस पार्टी के बाहर की, कि कांग्रेस पार्टी के बाहर क्या परसेप्शन बन रहा है। फिर से मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो 60 साल से 70 साल से जो पुराने बैठे हुए नेता हैं, इनके चंगुल में फंसी हुई है। तो उनके चंगुल से निकल करके आप जैसे युवाओं के हाथ में कब बागडोर आएगी, कब आएगी इसकी तरफ, क्या इस बार हम माने कि ये वाला जो चुनाव है इस बार जा रहा है, या इस बार आपकी पार्टी की तैयारी चल रही है कि आप जैसे युवाओं के जब हाथ में चीज आती है तभी जाके बात बनती है ना। जोशीले लोगों को आना चाहिए आगे, थके हुए लोग हैं उनको रिटायर करके घर बैठा हो, यार आप लोग आओ ना आगे, खुल के आओ आगे। ये क्या बात होती है कि मुझे टिकट मिली तो ठीक है, बोलो कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, तब नहीं नहीं नहीं, हमारी विचारधारा में यही तो अंतर है। जो भाजपा है ना, वो उनको मार्गदर्शन अडवाणी जी को बना के घर बिठा सकती है। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों का, हमारे घर के अंदर कोई बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है, उसको घर से निकाला नहीं जाता, उसका मान सम्मान उतना ही रहता है। कब तक कमा के खिलाएंगे जी आपको वो? नहीं जी, बिल्कुल, हम बुजुर्गों को बाहर नहीं निकालते, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं ताकि गलतियां कम हो। यदि आज ये भाजपा ने बुजुर्गों से सीखा होता तो नोटबंदी जैसे फैसले कर लेते क्या? यही एक्सपीरियंस होता है। तो कांग्रेस के अंदर जो अनुभव और युवा जोश है, दोनों मिलके काम करते हैं। हम किसी को अलग अलग नहीं मानते कांग्रेस के अंदर। आज भी राहुल गांधी जी, आप उनके किसी भी आप मंच पे देखिए, वो खड़गे जी के पांव छूकर आदर सत्कार के साथ उनसे सीखते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। जब भी कोई बात होगी तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी के अनुसार इतना मान सम्मान, मनमोहन सिंह जी का मान सम्मान देख लो। भाजपा ने जो ये बुजुर्गों के साथ किया है, उनको जो आप जो बात कर रहे हो ना कि भी बूढ़ों को घर से निकाल देने वाली बात है, ये कांग्रेस की विचारधारा घर से नहीं निकाल है। देने की बात नहीं सर, तो उन्होंने अडवाणी जी रिटायरमेंट की तो कोई एज होती है ना सर। मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए, युवाओं को मौका दिया हाँ, जा रहा है, हाँ। मौका दिया जा रहा है हमारे योधपुर डिक्लेरेशन के अंदर, ये बिल्कुल रूप से निश्चित मैं रूप वही से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो, आप लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, तो यही मैं अपने दर्शकों को भी हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बस क्या मेरा कहने का मतलब ये था कि युवाओं को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करो, ये ऐसा नहीं है। ऐसा है कि क्या इस बार जो जयपुर विधानसभा में या फिर कांग्रेस की तरफ से युवाओं की संख्या होगी, कुछ ज्यादा होगी या फिर ठीक ठाक होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ऐसे कुछ चल रहा है आप लोगों के अंदर सुगबुगाहट? बिल्कुल, हमारे जो पार्टी के जो आला कमान है, उन्होंने ये निश्चित किया है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। अब पार्टी संगठन के अंदर आप देख लो, बिल्कुल
मैं कहूँगा 60-60 तो 70% युवाओं को मौका दिया जा रहा है और आगे भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि विधानसभा के अंदर भी पार्टी आलाकमान युवाओं को मौका देगा। और लेकिन अनुभव को दरकिरार नहीं किया जा नहीं, सकता। नहीं, मैं अनुभव बात को कर अनुभव बिल्कुल। और युवाओं का जोश दोनों मिलकर ही तो ये क्योंकि युवा जोश अपनी में बहुत बड़ी गलतियाँ कर सकता है जब तक कि आपके साथ अनुभव नहीं है। हम इसलिए अनुभव और युवा को एक मिश्रण के साथ में पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ उसी कांग्रेस को स्वर्णिम काल को वापस लाएंगे जहां पर अंतिम छोर में खड़े हुए हर व्यक्ति को देखकर कानून बनाया जाता है उसको देखकर ही हर हमारा जो संविधान है और सारी चीजें उसकी चीज की पालना की जाती सर, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का इंटरव्यू हुआ और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है। तो वो लोग इस पर बहुत आश्वस्त हैं, इस बात को लेकर के कि जो राजस्थान है, इसके अंदर एक रिवायत है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होती है। और पिछली बार भी मात्र 2 ढाई लाख वोटों से ही का भी अंतर था सरकार बनने में। तो इस पर बहुत आश्वस्त हैं। तो क्या लगता है कि वो और ओवर कॉन्फिडेंस हैं या फिर ठीक है कि आपने बिल्कुल सही बात की उसी आश्वासन के चक्कर में उन्होंने को लगा था कि भी सत्ता परिवर्तन हो सकती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला इसी चक्कर में तो कभी ग्राउंड के अंदर आए नहीं कभी कभी जनता के बीच में गए नहीं है पूरे 4 साल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ट्वीट कर लेते हैं एक वीडियो पोस्ट कर दिया बस इतनी तक उनकी विपक्ष की भूमिका रही है लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी 70 साल की उम्र में अभी देखोगे उन्होंने महंगाई राहत कैंप हर जगह ब्लॉक स्तर के ऊपर गए यानी कि इतनी मेहनत करे आप ये और मान रहे हैं उन्होंने उन्होंने आम जन को राहत देने के लिए मैं ये कहूंगा कि भी 24 घंटे में से 18-18 घंटे इस उम्र के अंदर काम करके सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे में जनता के बीच में रहकर इतनी राहत दी है तो वो जनता देख रही है कि इस बार रिवाज को बदलने वाली है क्योंकि जो हमें काम करेगा क्योंकि कर्नाटक के अंदर देखिए आप पूरी भाजपा ने कर्नाटक हो हिमाचल हो पूरा भाजपा तंत्र उन्होंने लगा दिया पूरा ईडी सीबीआई कहाँ क्या 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 अपने वो यूज नहीं किया लेकिन जनता ने विकास के नाम पे वोट किए जो हमें काम करेगा जो भ्रष्टाचार करेगा हम उसको जड़ से मिटा देंगे कहीं नहीं है जो लेकिन विकास आज अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली योजना के माध्यम से 100 यूनिट आम जन के लिए इतनी राहत दी है तो उस आधार पर जनता ने पूरा मन बना लिया है क्योंकि महंगाई राहत कैंप में हम आम जन के बीच में गए हैं कि हम कांग्रेस की सत्ता को सरकार को वापस रिपीट करने जा रहे हैं सर भाजपा कांग्रेस के लोग महंगाई राहत कैंप की बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो ये महंगाई राहत कैंप इस चुनावी साल में ही क्यों क्यों आया? ये 3 साल पहले भी आ सकता था, 2 साल पहले भी, चुनावी साल में ही क्यों लाया गया है? इसके पीछे क्या ये लोगों को भ्रमित करने का कोई साजिश तो नहीं है? आपको क्या लगता एक बात बताएं भ्रमित करने की ये भाजपा ने भ्रम मैं आपको बताना भी चाहूंगा मैं पूरे दर्शकों को भी एक बात बताना चाहूंगा कि भाजपा ने जो भ्रम फैलाया था ना महंगाई राहत कैंप के बारे में संगरिया के अंदर भी कुछ लोगों ने जाकर मैं आपको बताऊं विरोध भी किया महंगाई राहत कैंप का ये भ्रम है लेकिन सच्चाई ये बात है कि उन्होंने राहत दी अपने पूरे शासन प्रशासन को ताकि कोई भी आमजन योजनाओं से छूटे नहीं चाहते तो ये तहसील के अंदर और गांव-गांव जाने की क्या आवश्यकता थी? बहुत से लोग होते हैं कि बहुत से लोगों के पास ना तो सोशल मीडिया होता है, ना मोबाइल होता है, एक आम जन होता है जो नहीं पहुंच पाते। तो अपनी पूरी सरकार को उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचा कि ताकि कोई भी किसी योजना से रजिस्ट्रेशन से छूट ना जाए। एक व्यक्ति था हमारे मिले बुजुर्ग, वो बोले कि मेरे को यदि आज ये चिरंजीवी योजना होती है ना उनको अटैक हुआ था प्रॉब्लम कोरोना के बाद में देखो ये काफी ज्यादा घटनाएं जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है यदि हमारे पास चिरंजीवी योजना नहीं होती तो हम ये स्टंट नहीं डलवा सकते थे तो है? 10 रुपए की पर्ची के अंदर हमें वो मतलब अब आजकल तो ओपीडी आईपीडी में 10 रुपए की पर्ची भी नहीं है तो के भी हमें 10 रुपए 12 रुपए का कोई खर्चा कोई उनका लगा होगा 2.5 या 3 लाख रुपए का स्टंट उनके सरकारी हॉस्पिटल के अंदर और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डल रहा है आम जनता के तो ये बड़ा भावुक सा क्षण था कि भी हम इनकी अशोक गहलोत जी ने जो ये जान हमें दी है तो नया जीवन दिया है तो ये जो लोगों की दुआएँ हैं, देखता हूँ कितना असर करती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जनता रिवायत बदलेगी, यानी कि कहीं न कहीं जो
सिद्धू साहब मानते हैं कि कहीं न कहीं जो जादूगर ने अपना जादू चला दिया है 2023 में। बिल्कुल। अच्छा सर, फिर से हम घूम फिर के अपनी विधानसभा में आते हैं। अभी जहाँ हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये जगह संगरिया का गाँव है, सापिणी गाँव, और जो यहाँ के एमएलए हैं गुरदीप सिंह सापिणी जी, वो इसी गाँव से हैं। सर, कितने खुश हैं आप या कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ के एमएलए के काम से? इसका आप जवाब यहाँ बैठे हैं, उसके गाँव में बैठ कर के बताइए बात। देखिए, इसका जवाब मैं कोई भी कहूँगा तो मेरी बात राजनीतिक बात हो गई। नहीं, इसका कुछ तथ्यों जवाब से आप जनता से लीजिए, क्योंकि जनता ही इसका बहुत अच्छा जवाब देगी। कारण क्या है, क्योंकि मैं तो कहीं भी होता है कि भी आपको विपक्ष का व्यक्ति होता है तो वो हो सकता है कि मैं उनके, लेकिन आप जनता से पूछिए कि कितनी जनता संतुष्ट है उनके नहीं, काम से। आप विपक्ष में हैं, तो आप देखिए, विपक्ष जो होता है वो जनता की आवाज़ होता है, मीडिया भी जनता की आवाज़ होता है, हम हमेशा उठाते रहते हैं इस बात को। तो जो आप आप जनता की बात को कितने पुरजोर तरीके से पहुँचा पा रहे हैं? क्योंकि मैं देखिए, हम लोग एक मीडिया से हैं, लेकिन हम लोग जनता भी हैं। जब हम लोग इस सड़क से आए, मेन सड़क से, सिंहपुरा पड़ता है ये गाँव, इस सड़क की हालत ऐसी दयनीय है सर, ये लगता ही नहीं कि हम किसी एमएलए के गाँव में जा रहे हैं। मैं सही तो बता रहा बस हूँ अब आपको। जवाब मेरा आपने ही दे दिया नहीं, कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने ये तो कोई ये इस मैं आप चीज पे के ऊपर इसके टिप्पणी नहीं ऊपर मैं करी। आपके ऊपर तोहमत लगा रहा हूँ एक मैं। बात बताइए, विधायक के पास कोटा होता है 5 करोड़ रुपए का हर वर्ष। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोटा है 25 करोड़ रुपए का। यदि आप कहे कि भी आप उनका फेसबुक आईडी आप चेक करके देख सकते हैं कि मेरे अनुशंसा के ऊपर आप कि भी राज्य सरकार ने मुझे ये दिया। अशोक गहलोत जी ने, मैं किसी और के राज्य कांग्रेस की सरकार बिना भेदभाव के हर एमएलए को 200 की 200 विधानसभा, उन्होंने ये नहीं देखा कि भी जन कल्याणकारी योजनाएं कोई भाजपा की जनता एक बार वोट देती है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ भेदभाव नहीं दिया कहीं भी। उन्होंने सबको समान रूप से जो योजना जिस भी विधायक ने मांगी, क्योंकि आप इनका फेसबुक आप चेक करके कि हमने ये मांगा, मुख्यमंत्री सर, जी का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी ने लेकिन काम कराने की किसी की मंशा भी होनी चाहिए। आप सड़क की आपने बात करी, तो क्या विधायक कोटे से सड़क नहीं बन सकती? क्या किसी और कोटे से नहीं सड़क बन सकती? प्रयास नहीं करते हम। मैं ये इस बात को कमेंट नहीं करना चाहता था, परंतु आपने खुद ने ये बात कही, तो इसका जवाब आप ही जानते हैं। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू से ये जानना चाहता हूँ कि आप विपक्ष में रहते हुए आपने कितनी बार अपनी आवाज बुलंद की यहाँ के एमएलए के खिलाफ, या फिर जिसके हाथ में आगे सत्ता की चाबी है, कि क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप लोग जनता की, अगर अपने आप को कहते हैं कि हम जनता की आवाज है, तो ये जनता के काम, तो अगर आप लोग आवाज उठाते तो क्यों नहीं बनती है? देखिए, हम लोगों को मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन यही करता हूं कि हमें जनता की आवाज है, हमें जो जनता चुनती है, हमें इतना मान सम्मान देती है, वो हमारे किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं देती है। हम उनकी आवाज बने विधानसभा के अंदर, उनकी आवाज को उठाएं। हमें इसको उठाना चाहिए। हमारा ये फर्ज है कि हम जनता के हर काम को लेकर, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य हो, हमें उसको बढ़ चढ़ के कराना चाहिए। संगरिया के लोग, मैं आपको बता दूं, बड़े ही, मैंने जो संगरिया को, क्योंकि मैं खुद हूं, हो सकता है मुंह पे ना बोले किसी से सब चीजें, लेकिन वोट के अंदर ये जवाब जरूर देते हैं। यदि आपने इनके कहीं भी यदि आपने उनके अकॉर्डिंग नहीं किया, तो ये अपना जवाब हो सकता है जुबान से ना दें, लेकिन अपनी लोकतंत्र में जो वोट की शक्ति है उसके आधार पर ये जवाब जरूर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है जी, अपने कार्य को मैं बताना सकता हूँ कि यदि मेरे पे यदि जनता विश्वास करती है और पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं ये कार्य करूंगा। क्या काम जिस करेंगे? व्यक्ति क्या ने काम करेंगे आप अपनी विधानसभा के लिए? क्या मेरा सबसे विजन प्राथमिकता, क्या है? जो मेरा विजन हैगा, सबसे जो शिक्षा के ऊपर कार्य करना, स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना, हेल्थ स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ का संगरिया के अंदर डॉक्टर्स की जो कमी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो हमारा जो एजुकेशन है उसके स्तर को, कि संगरिया को वापस से शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाए, और जो यहाँ की नशे जैसी बीमारियां, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जड़ से खत्म करना। क्योंकि वो पब्लिक के साथ जब तक आप जुड़ोगे नहीं, सिर्फ शासन प्रशासन में ऐसे कह दो कि भी सत्ता और सरकार कर सकती है, नहीं, लोगों को भी इस तरीके से जागरूक, हम आज भी प्रयासरत हैं, कल भी प्रयासरत रहेंगे। यदि यदि मौका इस क्षेत्र का यदि किसी
पोस्ट के ऊपर यदि जनता हमें विधायक के रूप में यदि कहीं भी चुनती है, तब भी करेंगे, नहीं चुनती तब भी करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, हमें इससे प्यार है, हम इसके लिए लगाव है कि हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कहे कि जब वहाँ नशा फैल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल। तो हमारा ये प्रयास है कि इस क्षेत्र से हम नशे को खत्म करके वापिस से संगरिया को उसी शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाए, ताकि हर लोगों का, क्योंकि विकास हो सके, हमारे बच्चे पढ़ के रोजगार की तरफ बढ़ सकें, तो ये हमारा विजन है संगरिया। जी। अ, बड़ी बेबाकी से डॉक्टर साहब ने हमारी बातों का जवाब दिया और युवा युवा नेता हैं और आखिरकार युवा के अंदर जोश तो पूरा होते हैं और पूरे के पूरे अपने जोश को इस्तेमाल करते हुए, अपने होश को इस्तेमाल करते हुए पूरी मेहनत के साथ पूरी विधानसभा में इस समय ये पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने बड़ी खुल के अपना विज़न भी बताया कि अपनी विधानसभा को लेकर, संगरिया की विधानसभा को लेकर के इनका क्या विज़न है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते बिल्कुल हर एक नागरिक का जो उस क्षेत्र में रहता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जितने भी गलत काम होते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और खुल के आवाज़ उठाए। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अ, अग्रिम बधाई देंगे, शुभकामनाएँ देंगे कि और चाहेंगे कि आप जैसे युवा को, आप जैसे जोशीले युवा को पार्टी टिकट दे, आप पे विश्वास जताए और आपके हाथ में संगरिया विधानसभा की कलम की ताकत सौंपे और अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच।